नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एनआरएचएम के तहत करोड़ों रुपए की दवा खरीद में हुए घपले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इससे पहले अप्रैल में राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति भेज दी थी। दरअसल 2008, 9 और 10 में करीब 1 करोड़ 50 लाख की दवाएं खरीदी गई थी, जिन्हें एक्सपायर होने के बाद नाले में फेंक दिया गया था। वहीं 4 जिलों में की गई दवा सप्लाई को लेकर भी भारी धांधली सामने आई है। इसके बाद मामला लोकायुक्त में गया। जांच में कई अधिकारी दोषी पाए गए, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी। मुख्यमंत्री ने जांच के बाद दोषियों को सजा मिलने की बात कही है। ठीक है, वो एक गंभीर मामला है और हम उम्मीद करते हैं कि उसके जो भी दोषी हैं उन तक कानून पहुंच जाए। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में स्थापित ब्लड बैंक बंद पड़ा है, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये ब्लड बैंक लोगों के भारी दबाव के बाद खोला गया था, लेकिन पैथोलॉजी डॉक्टर के तबादला हो जाने के बाद इस पर ताला जड़ गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहाड़ी इलाकों से भी बड़ी तादाद में मरीज पहुंचते हैं और जब यहां ब्लड बैंक में ताला लटका देखते हैं तो उन्हें निराशा होती है। लोगों ने ब्लड बैंक पर ताला लटकाने पर नाराजगी जताई है और जल्द पैथोलॉजी डॉक्टर की नियुक्ति की मांग उठाई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस पॉलिसी के तहत हम डॉक्टर्स को यहाँ आकृष्ट करें। अब हमारी उम्मीद ये बनी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने नए डॉक्टरों की भर्ती शुरू कर दी है। कुछ नए डॉक्टर मिलेंगे तो हम जो डॉक्टरों की कमी है उसकी आपूर्ति कर सकेंगे। और मैं मानता हूँ कि अभी चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे सामने, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिसका जवाब मुझको वर्ष 2015 में खोजना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सुविधाओं को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इमरजेंसी देखना चाहता था, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो इमरजेंसी की कंडीशन पैथेटिक थी। खैर, इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो रही है, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये इमरजेंसी और बेहतर तरीके से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जगह स्पेस कम था इनके पास, जिस पर मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा था। और अब मैंने इनसे कहा कि पैथोलॉजी और दूसरी ऐसी इसेंशियल सर्विसेज भी राउंड द क्लॉक होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में ठंड से निपटने के सही इंतजामात नहीं होने पर नाखुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए बेहतर इंतजामात करने का निर्देश दिया है। हरीश रावत ने कहा कि अधिकारी ये तय करें कि कोई भी शख्स ठंड की वजह से परेशान न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला अधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए 5-5 लाख रुपए दे दिए गए हैं, ताकि अधिकारी ठंड से निपटने के लिए बेहतर इंतजामात करें। हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाए जाएं जगह जगह जो है सभी जिलों में, और जिलाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। और जिलाधिकारियों को ये भी कहा गया है कि ठंड से कोई व्यक्ति मरे नहीं, और पुलिस की ड्यूटी है कि सड़क के किनारे कोई व्यक्ति ऐसे चिड़चिड़ता हुआ न दिखाई दे, उसको हॉस्पिटलाइज करें या कहीं उसको प्रॉपर जगह पर पहुंचाएं। यदि इस तरीके के ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन सरकार में न रहे तो फिर उस सरकार का फायदा क्या है। जो हमने कहा है उन चीजों पर कितना अमल हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। और कल हमने 5-5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए एडवांस में दे करके रखे हैं कि कोई व्यक्ति ठंड से वो न हो, ठिठुरता हुआ न दिखाई दे। उधर बीजेपी नेता वीरेंद्र बिष्ट ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उनके मुताबिक सरकार कोरी घोषणाएं कर रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र बिष्ट के मुताबिक कड़ाके की ठंड के बावजूद देहरादून में अलाव तक नहीं जलाए जा रहे हैं। सरकार ने कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं करी। सरकार बताए प्रत्येक जिलों में किन किन स्थानों पर सरकार ने अलाव की व्यवस्था की है, कितने लोगों को अभी तक जो है कंबल बांटे हैं। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के नाम पर सिर्फ जो है वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब और आम आदमी जो है इस ठंड से मर रहा है, अस्पतालों में भर्ती हो रहा है, और ना तो उसको कहीं दवा मिल रही है, ना कहीं उसको कंबल मिल रहा है, ना कहीं उसको सड़क पर आग सेकने को मिल रही है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने आपदा प्रबंधन और नंदा राजजात में हुए कार्यों में घोटाले का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपदा के 1.5 साल बाद बीत जाने पर भी प्रभावितों को मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों को विस्थापित भी नहीं किया गया। यूकेडी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पैसे स्वीकृत हुए थे, उसका जो बंदर बांट हुई है, आपदा प्रभावितों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और जो कार्य हुए हैं वो अभी कहीं पटल पर नहीं है। साथ ही राजजात में जो इतना पैसा इन्होंने जनपद चमोली में खर्च किया, परंतु राजजात में कोई कार्य हुए ही नहीं है और किसी प्रकार का वहां पर यात्रियों को कोई सुविधा मिली नहीं है। और बीपीएल कार्डों में जो आज तक बीपीएल के पात्र धारक है उनको अभी तक बीपीएल कार्ड मिला नहीं है और रसूखदार लोगों को बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर हमने अल्टीमेटम 2/12 को माननीय मुख्यमंत्री को भेजा था। हमने इसमें सीबीआई जांच की मांग की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार पर सीमांत क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उधम सिंह नगर में देवी आपदा मदद में कोई धन नहीं दिया, जिससे स्कूलों के भवन, नहरें और घर क्षतिग्रस्त पड़े हैं। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार से खटीमा समेत तराई क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान देने की मांग उठाई है। यहाँ बहुत रोडों की क्षति हुई है, बहुत यहाँ पर जो है नहरों की क्षति हुई है। यहाँ पर सरकारी जो हमारे मकान हैं वो भी काफी ध्वस्त हुए हैं। स्कूलों में नुकसान हुआ है, अस्पतालों में नुकसान हुआ है, मोहल्लों में नुकसान हुआ है। उसके लिए जो है सरकार को यहाँ पर दैवीय आपदा के मद में जितना पैसा सब जगह दिया जा रहा है उसकी संख्या उसको अधिक बढ़ाकर यहाँ देना चाहिए था। और जबकि उल्टा हुआ है, अभी तक 1 रुपया यहाँ नहीं आया है। ये बड़ा सौतेलापन है यहाँ के साथ। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति पर फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्ति पाने का आरोप लगा है। विश्वविद्यालय के मुख्य निदेशक की शिकायत पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उधर विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि उनकी नियुक्ति वैध है। दरअसल यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कुलपति पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को 10 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है, जबकि आरोप है कि कुलपति के पास 10 सालों का अनुभव नहीं है। कुलपति के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुलपति ने अपने विवरण में मध्यमा परीक्षा 1962 में हरियाणा के झज्जर से उत्तीर्ण होना दर्शाया है, जबकि दावा किया जा रहा है कि 1961-62 में झज्जर महाविश्वविद्यालय से ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था। इस तरह से उनके अन्य प्रमाण पत्रों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट अपने आप निर्णय दे देगा इस बात का कि सही है या गलत है, लेकिन मैं इतना निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मेरे कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। जिस दिन मैंने यहां पर ज्वाइन किया, मैंने यूजीसी के नियमों के अनुसार मेरा चयन हुआ है और नियमों के अनुसार मैंने यहां पर ज्वाइन किया है। वेबसाइट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पर इनके द्वारा डाला गया बायोडेटा, जिसमें योग्यता का विवरण अलग है और उच्च न्यायालय में दी गई योग्यता का विवरण अलग है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इन्होंने कोई चीज छिपाई है या इनकी योग्यता में कोई फर्जीपना है। अतः इसकी जो है न्यायालय इसका निर्णय करेगा। जो न्यायालय का निर्णय हो अंतिम सबको मान्य हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता नरेश गुप्ता से। नरेश, कुलपति पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर सफाई दी है उन्होंने कि बेबुनियाद आरोप है, लेकिन अब प्रशासन किस तरह से सख्ती दिखा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये अब मामला जो है ये हाईकोर्ट न्यायालय में है और वहीं हाईकोर्ट से ही निर्णय आना, लेकिन इस बात के बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है। जो ये दीनानाथ है मुख्य अधिष्ठाता, इन्होंने जो ये वाद दायर किया है हाईकोर्ट के अंदर, ये पूरे पुख्ता प्रमाण पत्रों के साथ दिया है। और उसमें एक चीज ये भी है कि यूजीसी के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो नियम है उनको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं मिस्टर सिद्धू, उनका स्पष्ट आदेश है कि 10 साल की उनको चयन जिसका कुलपति के लिए होना है उसको 10 साल का प्रोफेसर के पद का अनुभव होना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र कुमार जी जो है कुलपति पद पर जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आसीन है, उनको 1 साल का भी अनुभव नहीं है प्रोफेसर का, कभी वो प्रोफेसर रहे नहीं है। तो सबसे बड़ी तो यही जो यूजीसी के नियमों की या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों की
जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ी बात है। और ये चीज जो इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो भी कहीं आपसे नरेश ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से कुलपति जो है विवादों के घेरे में आए, किस तरह सवालों के घेरे में आए और कैसे ये पूरा मामले का पर्दाफाश हुआ। देखिए, ये एक दीनानाथ है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य अधिष्ठाता। इन्होंने इनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर सूचना के अधिकार में सूचना मांगी थी और वो सारी सूचनाएं इन्होंने इकट्ठी की है। झज्जर से भी जहां इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के माध्यम वगैरह जो विद्या भारती वगैरह परीक्षा उत्तीर्ण होना दिखाया है, वहां से भी इन्होंने सारी सूचना के अधिकार में कागज मंगाए हैं। तभी उसके बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी है। ये भी चीज यूजीसी के जो लेटर है वहां से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी लेटर दीनानाथ जी ने मंगाया, जो हमारे पास सारे कागजात हमारे पास जी पास मौजूद है। जी शुक्रिया नरेश जानकारी देने के लिए। खटीमा उपवन प्रभाग की किलपुरा और खटीमा वन रेंज में 1-1 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। ये दीवारें हाथी कॉरिडोर इलाके में तैयार की गई हैं। दरअसल चंपावत के शारदा नदी से लेकर ऋषिकेश तक के इलाके को हाथी कॉरिडोर माना जाता है, लेकिन बीच में कई बस्तियां बस जाने से हाथी मानव संघर्ष भी होते रहते हैं। इसके बाद अब हाथी कॉरिडोर इलाके में सुरक्षा दीवारें तैयार की जा रही हैं ताकि संघर्ष को रोका जा सके। अधिकारियों के मुताबिक 2 मीटर ऊंची और 7 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार के निर्माण में प्रति किलोमीटर 30 लाख रुपए लागत आने की उम्मीद है। 1000 मीटर के आसपास खटीमा रेंज में और 1100 के आसपास किलपुरा वन क्षेत्र में, जिसमें कि हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और आए दिन वहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो इससे काफी राहत उसमें मिल रही है। नैनीताल के एसएसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों और चौकी इंचार्ज के साथ बैठक में कहा कि पुलिस को आम लोगों से बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लोगों की समस्याओं को सुने और उन पर सही कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चौकी स्तर के मामलों का निस्तारण चौकी स्तर पर और थाना स्तर के मामलों का निस्तारण थाना स्तर पर ही कर दिया जाए ताकि लोगों को बेवजह चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस का कामकाज ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़े। उत्तराखंड में होटलों, सराय और धर्मशालाओं या फिर व्यक्तिगत आवास में भी विदेशियों के ठहरने पर उनका ऑनलाइन सी फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए वेबसाइट में आईडी भी बनानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के एसपी ने होटल मालिकों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विदेशियों की सारी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। अगर उनसे कोई पूछताछ करनी होगी तो फॉर्म सी में दी गई सूचना के आधार पर उनसे संपर्क किया जा सकेगा। यहां तक कि अगर किसी के निजी आवास पर भी कोई विदेशी ठहरता है तो उसे भी ऑनलाइन सी फॉर्म भरना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये अब नॉर्म्स हो गया है कि जितने विदेशी आ रहे हैं इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। इसी के लिए फॉर्म सी होता है, जिसकी व्यवस्था ये सभी होटल मालिकों को ये निर्देश दिए गए थे पहले कि ये 24 घंटे के अंतर्गत जितनी ये विदेशी यहाँ पे रुकने वाले हैं उसके संबंध में फॉर्म सी की सूचना भर करके ये पुलिस को LI यूनिट को अपना उपलब्ध कराएंगे। किंतु तो कभी कभार ये हो जाता था कि समय पर सूचना नहीं मिलती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से ये हो गया कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को जंगल चट्टी और रामबाड़ा के बीच तोड़े गए तीनों वैली ब्रिज को तैयार करने को कहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग ने बिना अनुमति के 3 वैली ब्रिज तोड़ दिए थे। उनका तर्क था कि बर्फबारी के चलते ये पुल अक्सर टूट जाते हैं, लिहाजा निकाल लिए गए, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन्हें फिर से तैयार करना होगा। असल में केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है और वहां निम की टीम काम कर रही है जो आवाजाही के लिए इन्हें वैली ब्रिज का उपयोग करते हैं। उत्तराखंड और यूपी में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आपसी तालमेल से कार्य करेगी। इसके लिए दोनों प्रदेशों की पुलिस व्हाट्सएप के जरिए जुड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक अपराधी अपराध के बाद दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में मुश्किलें पेश आती हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रयोग से अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। हम एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में अगर कोई भी घटना चाहे उत्तराखंड में हो या यूपी में हो, हम आपस में उसको शेयर करें। हम लोगों ने एक बॉर्डर ग्रुप करके बनाया हुआ है
जिसमें बॉर्डर के हमारे बरेली और मुरादाबाद और कुमाऊं रेंज के अधिकारी जुड़े हुए हैं। कोई भी घटना होती है या कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसमें एक तो हमारा टाइम बचता है, दूसरा कोई घटना होने पर इमीडिएटली अगर हमको भागना है या इमीडिएटली उस पर चेकिंग करानी है तो तत्काल शुरू हो जाती है, उसमें फिर हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ता। देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पार्क में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। बता दें, कुछ दिनों पहले भी सीएम ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया था। तब सीएम ने पार्क में खामियों को दूर करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। श्रीनगर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। वहीं बाजारों में गर्म कपड़ों की दुकानों में अच्छी भीड़ देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि ठंड से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। रुद्रपुर में ठंड के कारण कई बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय में बीमार बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टरों की माने तो ठंड के कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम, एलर्जी जैसी बीमारियां पाई जा रही हैं। डॉक्टरों ने बच्चों को लेकर ठंड के प्रति ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। यहां हर्षिल और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग जिले में भी तापमान में भारी गिरावट आई है। यहां कई इलाकों में माइनस में तापमान दर्ज किया गया। हालांकि पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड के बीच सुंदर प्राकृतिक नजारा दिखाई दे रहा है। श्रीनगर के हेमवती नंदन विश्वविद्यालय में एडवेंचर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से एनसीसी की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उधर कुलपति ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए डिप्लोमा कोर्स चलाने की बात कही। हरिद्वार में सबल स्थित कल की पीठ के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमिर खान की फिल्म का समर्थन किया है। उनके मुताबिक फिल्म को टैक्स भी किया जाना चाहिए।